हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और सेहतमंद होंगे और घर बैठ के अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम संस्कृत में व्याकरण का टॉपिक पढ़ रहे हैं और व्याकरण संस्कृत का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आपको संस्कृत को अच्छे से समझना है, संस्कृत को बनाना है और संस्कृत को जानना है तो आपको संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और व्याकरण में ही संस्कृत में एक टॉपिक आता है प्रत्यय प्रकरण आता है, जिसको लेके हम पिछले कुछ समय से वीडियो बना रहे हैं। तो क्लास 10th आज जो हम ये बना रहे हैं आपके लिए वीडियो, इसके अंदर हमने प्रत्यय का घय प्रत्यय रखा हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके क्लास 10th में बहुत आता है। प्रत्यय है घय, इसको बोलते हैं घय प्रत्यय। आइए अब समझते हैं कि घय प्रत्यय होता क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे घय, घ है और य, इसको नाक से उच्चारण होगा य, घय, इसको पढ़ेंगे घय। घय प्रत्यय है ये और इससे हमें अ प्राप्त होता है। घय प्रत्यय में हमें क्या प्राप्त होता है? अ प्राप्त होता है। अ कहाँ पे प्राप्त होता है? अंत में। अंत में हलंत नहीं रहेगा और सब में अ जोड़ दिया जाएगा, यानी इस घय प्रत्यय में कोई भी शब्द हलंत वाले नहीं होंगे। और आप सभी को पता है कि अगर कोई शब्द के हलंत लग जाता है तो वो शब्द आधा हो जाता है, लेकिन घय प्रत्यय में ऐसा बिल्कुल नहीं है। घय प्रत्यय में हमें अ प्राप्त होगा और आपको आगे जब इसके उदाहरण हम समझाएंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा कि अ कहाँ पर लगा और किस तरह से लगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि घय प्रत्यय में अ की प्राप्ति होती है। अब आइए इसके कुछ सूत्र मैंने तैयार किए हैं, इनको समझते हैं। सूत्र में लिखा है, पहला है कि ये प्रत्यय हमेशा भाव अर्थ में, कहाँ पर? हमेशा भाव अर्थ में और पुल्लिंग में ही होते हैं। यानी ये जो प्रत्यय है घय प्रत्यय, ये हमेशा भाव अर्थ में और पुल्लिंग में होगा, यानी कि स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में नहीं होगा, ये हमेशा पुल्लिंग में होगा। आइए अब दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे तो देखेंगे धातु का अर्थ बताने वाले। कौन सा? धातु का जो अर्थ बताते हैं उनका अर्थ बताने वाले और कर्ता को छोड़कर, किसको? कर्ता को छोड़कर अन्य कारक का अर्थ बताने में घय प्रत्यय होता है। घय प्रत्यय कहाँ होता है? तो यही फॉर्मूला नंबर 2 हमारा बताता है। ये धातु का अर्थ बताने वाले, धातु है कोई, उसका अर्थ क्या होता है वो बताने वाले, और कर्ता, जो कर्ता है उसको छोड़ करके, कर्ता को छोड़ के अन्य कारक का अर्थ बताने में घय प्रत्यय होता है। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला देखेंगे सूत्र कि धातु के अंतिम वर्ण में, धातु के अंत में, अंत लिख देते हैं यहाँ पे, कि धातु के अंत में ई, यानी छोटी ई और बड़ी ई है तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर ए हो जाएगा, यानी बड़ा ए हो जाएगा, इसको बोलते हैं ऐ। और उसके आगे देखेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर औ हो जाएगा। और ऋषि है ये बड़ा वाला रस ऋषि। संस्कृत में ऋषि जो होते हैं छोटा और बड़ा दो तरह से होते हैं, तो ये बड़ा रस ऋषि है, ये ऋषि के स्थान पर री के स्थान पर आर होता है। क्या होता है? री के स्थान पर आर होता है। कहा कि धातु के अंत में छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर ऐ होता है, छोटा ऊ और बड़े ऊ के स्थान पर औ होता है, और री के स्थान पर आर होता है। ठीक है। अगला वाला फॉर्मूला देखेंगे तो उपधा, यानी उपधा है ऊ वाले जो वर्ण है अंत में, उपधा में आ, छोटा अ और छोटा अ के स्थान पर बड़ा आ प्राप्त होता है, छोटी ई के स्थान पर ए प्राप्त होता है, ये छोटा ए है, छोटा ऊ के स्थान पर ओ प्राप्त होता है, और ये ऋषि है, ये बड़ा था, ये छोटा है, छोटा रस ऋषि के स्थान पर अर प्राप्त होता है, और ऊपर बड़ा रस ऋषि के स्थान पर आर प्राप्त होता है। बड़ा वाला कहाँ प्राप्त होता है? धातु के अंत में, छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर ऐ, छोटा ऊ और बड़े ऊ के स्थान पर औ,
और बड़ा वाला री है इसके स्थान पर आर होता है। तो उपधा में अगला फॉर्मूला हमारा कहता है कि उपधा में छोटा अ के स्थान पर आ, छोटी ई के स्थान पर ए और छोटा ओ के स्थान पर ओ, एक प्रकार से ये गुण है, गुण हो रहा है, और री के स्थान पर अर प्राप्त होता है। ये मेन फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आगे चलेंगे तो देखेंगे उपसर्ग को विकल्प से दीर्घ होता है। इसमें कुछ विकल्प से दीर्घ होता है। क्या है कि उपसर्ग को विकल्प से दीर्घ होता है। भाई यहाँ कुछ फॉर्मूले हैं हमारे, इसके बाद में जब उदाहरण हम देंगे तो आपको दिखेगा उदाहरणों में विकल्प से दीर्घ होगा। किसको? उपसर्ग को। जो उपसर्ग आएंगे आगे की कुछ उदाहरण हम आपको समझाएंगे तो फॉर्मूला हमारा कहता है कि उपसर्ग को विकल्प से दीर्घ होता है, यानी कि ये बड़ा होता है। आगे चलेंगे तो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, ये कहता है कि च को क हो जाता है और ज को ग होता है। क्या होता है? च को क हो जाता है और ज को ग होता है। ये भाई कुछ फॉर्मूले हैं, इनको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, तब तक आपको घय प्रत्यय नहीं आएगा। और ये जो हमारा घय प्रत्यय है, ये पहले के जितने आपने प्रत्यय पढ़े हैं, वीडियो देखे हैं, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। भाई इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना है, कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी है, इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना है, समझना है, तो आप अपने आप घय प्रत्यय कर लेंगे। पहले भी जो हमने प्रत्यय पढ़े हैं आज तक, उनमें भी उनको जो फॉर्मूले थे याद करने के लिए आपने दिमाग लगाया, उनको याद किया, तो उन प्रत्यय को आप अच्छे से कर पाए। अब ये जो घय प्रत्यय है, इसके फॉर्मूले थोड़े अलग हैं, तो इनको भी आपको याद करना होगा। जैसे पहले को किया था पिछले वाले प्रत्ययों में, वैसे इनको याद कीजिए, तो अपने आप आपको समझ में आएगा। बस थोड़ा इसमें ध्यान विशेष रूप से देने की आवश्यकता है। अगला वाला हम पढ़ते हैं फॉर्मूला आकारांत। कौन सा है? आकारांत। आ जिसके अंत में हो उसे बोलते हैं आकारांत। आकारांत में आ के स्थान पर य प्राप्त होता है। फॉर्मूला है आ के स्थान पे क्या बनता है? य। कहाँ पे? आकारांत में। आकारांत में आ के स्थान पर य मिलता है, छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर बड़ा ए हो जाता है, लेकिन वो तभी वहाँ ख़त्म नहीं होता है। आकारांत के जहाँ रूप आएंगे तो वो छोटा ई और बड़ी ई के बाद ए जो बनेगा बड़ा वाला, वो वहीं ख़त्म नहीं होगा, उसका भी दीर्घ होगा और ये आय कहलाएगा। ए के बाद में आय होगा और छोटा ऊ बड़ा ऊ के स्थान पर औ प्राप्त होगा, लेकिन औ प्राप्त होने के बाद वो वहीं ख़त्म नहीं होगा। आकारांत का ये फॉर्मूला है, तो आकारांत में ये औ से भी आगे जाके आव बन जाएगा। औ से भी आगे जाके क्या बनेगा? ये आव। तब जाकर के हमारा इसके जो उदाहरण होंगे वो पूरे हो पाएंगे, तब घय प्रत्यय बनेगा। क्या होगा भाई? आगे का तो कॉमन है कि आ के स्थान पर यह हो गया, ठीक है। फिर छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर ए होता है, लेकिन उसके बाद में ए से भी आगे जाके हमें आय मिलता है। और देखेंगे तो अगला है छोटा ऊ और बड़ा हु, उसके स्थान पर बड़ा औ प्राप्त हुआ, और बड़े औ से आगे गए तो आव, बड़े औ के स्थान पर आगे जाएंगे तो आव ये बनेगा। तो उसके आगे जाएंगे तो ये री है, री के स्थान पर ओनली आर ही होगा, री के स्थान पर आर होगा। कहाँ होगा? आकारांत में, जिसके अंत में आ है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, तो थोड़े से मेरे को लगता है कि कठिन लगे होंगे आपको समझने में, लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ अगर सरल हो तो उस काम को करने में मज़ा नहीं आता है। थोड़ा बहुत चैलेंजिंग, थोड़ा कुछ कठिन भी हो तो करने को बड़ा मन करता है, और उसके से मुकाबला करने में, समझने में हमारे में और अच्छा जोश आता है। हम जो ये पढ़ने जा रहे हैं, ये प्रत्यय में थोड़े जो इसके फॉर्मूले हैं वो पहले के प्रत्ययों की तुलना में मुश्किल होंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही है। जहाँ तक मैं मानता हूँ आप सबको थोड़ा ही आपको लगेगा, लेकिन उसके अलावा इनको अगर अच्छे से आपने समझ लिया तो आगे के उदाहरण आप बखूबी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब इसकी कुछ उदाहरण मैंने यहाँ रखे हैं, ये 6 उदाहरण हैं। 6 उदाहरण रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉपी में 6 ही करने हैं, या घय प्रत्यय के जो हमने फॉर्मूले किए
वो इनसे ही मिलते हैं, केवल इनसे ही रिलेटेड हैं ये उदाहरण? जी नहीं, इनके कुछ उदाहरण जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं इन 6 के अलावा, वो आपकी किताब में दिए हैं। आपकी बुक में जब आप जाएंगे जहाँ ये टॉपिक है तो वहाँ इसके उदाहरण दिए हुए हैं। उन उदाहरणों में आप जाइए और इन 6 से अलावा इनके अतिरिक्त जितने भी उदाहरण दिए हैं उनके आधे आपको मिनिमम कॉपी में करने हैं। अपना खुद सेल्फ प्रैक्टिस करें, समझें घय प्रत्यय को। फिर भी नहीं आता है तो फिर आप मुझसे संपर्क करें, फिर मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल 6 उदाहरण हैं, इनको हम समझते हैं, देखते हैं। लिखा है सबसे पहले रम, र और म। तो र में हमें क्या सुनाई दे रहा है? अ। र में क्या है? अ। तो अ के स्थान पर क्या होता है? यहाँ फॉर्मूले में देखेंगे तो अ के स्थान पर आ होता है। क्या होता है? आ। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं र और अ के स्थान पर आ हो गया तो ये बन गया रा। बचा हमारा म हमारा हलंत है यानी कि आधा है, तो हम आधा नहीं लिखेंगे, हम घय में जाएंगे। घय प्रत्यय से क्या प्राप्त होता है? अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आपको पता है अ की कोई मात्रा नहीं होती है, वो अपने आप में शब्द को पूरा कर देता है, पूर्ण कर देता है। तो ये म हमारा आधा था, इसमें ये अ मिल गया तो ये पूरा म बन गया। इस प्रकार ये क्या बन गया? राम। लेकिन ये पुल्लिंग है, मुख्य रूप से पहले में आपने देखा ये पुल्लिंग में ही घय प्रत्यय होता है, तो आपने यहाँ विसर्ग लगा दिया, ये क्या बन गया? रामः। आगे चलेंगे, अगला उदाहरण देखेंगे तो लिखा है चल। तो चल के लिए भी हमने लिखा च। च में अ के हमें सुनाई दे रहा है अ के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? आ लगने से ये क्या बना? चा। अब बच्चा हमारे पास क्या? ल आधा है, लेकिन घय प्रत्यय में अ हमारा ल के अंदर मिला तो ये बन गया हमारा पूरा ल। फलस्वरूप ये क्या मिला हमें? चालह। उसी प्रकार अब आगे चलेंगे तो ये थोड़ा टॉपिक आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। यहाँ लिखा है दा और अंत में कुछ नहीं है। यहाँ क्या है? आ। द के अंत में क्या है? आ। तो ये क्या बना? दा, यानी आकारांत। आकारांत है ये। आकारांत के लिए पहले तो आप ऐसा कैसा दा लिख दें, उसके बाद में घय से हमें अ मिलेगा, तो अगर हम अ मिला, हमने यहाँ अ लिख दिया तो ये क्या बना? क्या बना? ये कुछ भी नहीं बना, ये होता ही नहीं है। तो अ इसमें लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि अ तो अपने आप में पूरा होता है, उसकी मात्रा होती ही नहीं है। तो यहाँ अ जो है वो हमारा बचा हुआ है फिलहाल, यहाँ आ है। अब ये हमारा है आकारांत। आकारांत में आ के स्थान पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आकारांत में आ के स्थान पर य हो जाता है। क्या हो जाता है? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आकारांत में आ के स्थान पर य हो गया, तो हमने यहाँ लिख दिया य। अभी ये हमारा आधा य है, लेकिन घय का अ मिला तो ये पूरा य बन गया। ठीक है, पुल्लिंग था, विसर्ग लगा दिया, क्या बन गया? दायः। आए समझ में? इसी के अकॉर्डिंग अब आगे चलते हैं तो अगला वाला हमारा जो उदाहरण है, यहाँ लिखा हुआ है शीप। तो हम पहले लिखेंगे छ। अब ये छोटी ई की मात्रा है, तो ई के स्थान पे क्या होता है भाई? ई के स्थान पर होता है, देखो फॉर्मूले में अगर कहीं दिख रहा है तो ई के स्थान पर होता है ए। धातु के अंत में हमारा जो थर्ड वाला फॉर्मूला था वो क्या बता रहा है? धातु के अंत में ई के और छोटी ई के स्थान पे क्या हो जाता है? ए। अब ये धातु है, अब धातु में देखिए, अब ई, ये छ है, छ में ई की मात्रा लगी है, तो इस पर सीधे हम क्या लगा देंगे? ए की मात्रा। बचा हमारा प हलन था, घय में आधा, इसके अंदर मिलने से ये पूरा प बन गया, तो ये क्या बना? छेप। पुल्लिंग रूप है तो लगा दिया छेपः। उसी प्रकार अब आगे चलेंगे तो देखेंगे अगला है चल। चल में हमने लिखा च में हमें अ सुनाई दिया, तो अ के स्थान पे दीर्घ हो जाएगा, तो बनेगा अ के स्थान पे आ, लिख देंगे वैसे वापस चा। बचा ल चूंकि हलंत है, आधा है, तो हमने लिखा ल, पूरा ल लिखा। क्यों? क्योंकि घय का अ इसमें मिल गया, ये बन गया चाल, और पुल्लिंग है, विसर्ग लगा दिया तो बना चालः। ठीक है, उसी प्रकार अगले वाले में देखेंगे तो लिखा हुआ है ल। पहले लिखेंगे ल, अ में है,
इसके स्थान पर आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा ला। बचा भ हमारा आधा है, लेकिन घय प्रत्यय का अ इसमें मिला तो यह आधा भ बन गया पूरा भ। क्या बन गया? ये लाभः। पुल्लिंग है तो विसर्ग लगा दिया। क्या बना ये? लाभः। तो इस प्रकार से बच्चों ये रूप बने हैं। घय प्रत्यय के उदाहरण है 6 मैंने आपके सामने रखे हैं, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बना तो शायद ये जो व्याकरण का सब्जेक्ट बड़ा कठिन होता है, या अगर इसमें हम ज़्यादा बात करें, ज़्यादा समझने का प्रयास करें, वीडियो को बड़ा बनाएं, तो पहले का जो पढ़ा हुआ होता है वो आपके दिमाग से निकलता है, वो आपको सही से याद नहीं रह पाता। इसके लिए आपके फ़ायदे के लिए मैंने वीडियो छोटा रखा और यहाँ 6 उदाहरण ही दिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 6 उदाहरण से आपका घय प्रत्यय पूरा हो जाता है। इसके कुछ और उदाहरण फॉर्मूले आपकी किताब में है, आपको उनको देखने और अपना स्वाध्याय करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। जो नहीं समझ में आए वो आप मेरे से स्कूल में आके पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। व्याकरण की कॉपी में आप पूरा उसको बनाएं, तैयार करें। जो भी होगा घय प्रत्यय इन सूत्रों के अनुसार ही होगा, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लें। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। अगली वीडियो में नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए एक बार मैं हट जाता हूँ, ताकि आपको ये बोर्ड पर जो लिखा है ये क्लियर एक बार दिखे, सब समझ में आ जाए, ताकि इसको रोक करके आप अपना कर सकें। अपना बहुत ध्यान रखें। अगली चर्चा पुनः होगी। नमस्कार।